ये कुछ एनिमेज हैं जो स्टार्टिंग में बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, जिस वजह से फैंस ने इन्हें काफी ज्यादा एंजॉय किया, और कुछ इन्हें बोर होकर ड्रॉप करने ही वाले थे। तभी ये अपनी स्टोरी में कुछ ऐसा कर देते हैं जहां अब तक सब इसे एक प्यारा सा क्यूट एनिमे समझ रहे थे, वो फैंस के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। इसमें से जो पहला है वो है ताकोपी's ओरिजिनल सीन। इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड इसी साल 27 जून को आया था, जिसमें एक एलियन एक लड़की की हेल्प करता है उससे कई सारे गैजेट्स देकर। ये कोई डोरेमोन जैसा एनिमे नहीं है, ये उससे काफी ज्यादा सीरियस है। एंड जब इसका फर्स्ट टाइम एपिसोड रिलीज हुआ तो लोगों को ये एक प्यारा सा क्यूट एनिमे लगा, जहां ताकोपी नाम का एक ऑक्टोपस एलियन शिजुका नाम की लड़की से मिलता है, जिसे स्कूल में सब बुली करते थे और वो अपने घर पर अकेली रहती थी, एक टोटली डिप्रेस्ड लड़की की तरह, जिसकी लाइफ में ताकोपी अपने गैजेट से खुशियां लाना चाहता था क्योंकि शिजुका ने उसकी हेल्प करी थी। बट फिर भी आगे चलकर शिजुका अपनी जान ले लेती है, जो लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा और वो इसी को लेकर बात करने लगे। उन्होंने इसे एक क्यूट एनिमे में समझकर 20 मिनट तक देखा, और जब शिजुका वाला सीन आया तो उन्होंने इसे देखना बंद कर दिया क्योंकि वो समझ गए थे आगे ये एनिमे और भी ज्यादा डार्क होने वाला है। इवन तो इसका फर्स्ट एपिसोड लास्ट में इतना ज्यादा डार्क हो जाता है, बट फिर भी ये लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है। इसकी IMDb रेटिंग 9.8 की हो जाती है, जो इस टाइम सोलो लेवलिंग के एपिसोड की रेटिंग से ज्यादा थी। और मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है सोलो लेवलिंग का उस टाइम क्या क्रेज रहा था, जिसे देखो हर कोई सोलो लेवलिंग की बात कर रहा था। उसी में ताकोपी जैसा एक सीरियस एनिमे इतनी हाई रेटिंग लाता है, और जब फैंस ने इसके आगे के एपिसोड्स देखे तो उन्हें ये और भी ज्यादा डिप्रेसिंग लगा। सिचुएशन चेंज तो नहीं हो जाती, यू नो कि ये कैरेक्टर बैड है, वो जो कुछ कर रहा है वो बहुत गलत। तुम उसको हेट भी करोगे बट यू विल ऑल्सो फील थोड़ी बहुत सिंपैथी की यार मतलब तेरे साथ भी काफी बुरा हुआ है। और इंटरनेट पर लोग इसे मास्टरपीस कहने लगे, बट अगले एनिमे को उसकी पेसिंग की वजह से सब ड्रॉप करने लगे। लेकिन वही बाद में उन सभी के लिए एक डेवास्ट्रेटिंग एनिमे बन जाता है, गर्ल्स लास्ट टूर। इसे शायद ही इंडिया में ज्यादातर लोग जानते होंगे क्योंकि इसमें न ही कोई धमाकेदार एक्शन सीन है, जिसकी वजह से शायद ही कोई इसे देखना चाहेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में एक चिल करने वाला एनिमे लगता है। इस एनिमे में एक वॉर के बाद का वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ अब सिर्फ ये 2 लड़कियां बची हैं, जो डिसाइड करती है अब तक जो भी इंसानों ने चीजें बनाई हैं वो उन सभी को देखेगी, और ऐसे ये एक एडवेंचर एनिमे बन जाता है। लेकिन कुछ एपिसोड्स के बाद इन लड़कियों को एक जलती हुई सिगरेट मिलती है, जो क्लियर बताता है यहाँ उनके अलावा भी और कोई है। और इसी के बाद ये एनिमे डार्क होने लगता है, और जो लोग पहले बोर होकर इसे ड्रॉप करने वाले थे उन सभी का अटेंशन अपनी तरफ ले लेता है, जिसकी वजह से ऑडियंस इस एनिमे को पूरा तो देखती ही है, और साथ में वो सीजन 1 के बाद की स्टोरी को जानने के लिए इसकी पूरी मांगा पढ़ लेते हैं। और ऐसे ये लोगों के लिए एक टेरिफाइंग मास्टरपीस बन जाता है, जिसकी थीम तो अडल्ट वाली थी, लेकिन उसमें न ही कोई एक्शन और न ही कोई न्यूडिटी थी, बस एक फिलोसॉफिकल एनिमे था, बिल्कुल एंजल एग की तरह, जिसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं, जिसे तुम इस वीडियो के बाद देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए इस एनिमे के लास्ट में वो दोनों लड़कियां भी मर जाती है। बट जो ये अगला एनिमे है वो एक पूरी इंडस्ट्री का डार्क फेस दिखाता है, ओशिनोको। ओशिनोको काफी पॉपुलर है अपनी पॉप आइडल वाली स्टोरी को लेकर, और साथ में इसकी थीम एक री इनकारनेशन वाली है। इसमें हम एक आई होशिनो नाम की पॉप आइडल को देखते हैं, जो अपने टीनेज में प्रेग्नेंट हो जाती है, एंड ये वाली बात वो किसी को भी बताती नहीं है, क्योंकि इससे उसका पूरा करियर खत्म हो सकता था, एंड साथ ही उसे अपना बच्चा भी चाहिए था। तो वो अपनी प्रेगनेंसी को सिटी से बाहर दूर एक हॉस्पिटल में करवाती है, जहाँ ज्यादातर लोग नहीं आते थे, ताकि बिना किसी को पता चले आई अपने बच्चों को जन्म दे सके। लेकिन जिस दिन आई की डिलीवरी होती है उस दिन आई का एक साइकोफैन उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को मार देता है। बाद में यही डॉक्टर रीइनकार्नेट होकर आई के बच्चे के रूप में जन्म लेता है, एंड साथ ही इस एनिमे में इस डॉक्टर की एक पेशेंट होती है जो जानलेवा बीमारी की वजह से मर गई थी, वो भी इसके साथ आई के बच्चे के रूप में जन्म लेती है। एंड यहाँ इन दोनों को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता होता है, बट फिर भी वो इन बातों को छुपाकर एक नॉर्मल बच्चे की तरह एक्ट करते हैं। और इसी के बाद हम स्टोरी में आई को अपने करियर के साथ इन बच्चों को संभालते हुए देखते हैं, जो देखकर ऑडियंस को काफी मजा भी आया। एंड इसी के दूसरी तरफ ये प्यारा सा एनिमे काफी सीरियस होने वाला था। आई को अपने बच्चों के सामने ही वही साइको फैन मार देता है, क्योंकि उससे लगता था आई ने उससे चीट किया है किसी और के बच्चों को जन्म देकर, इसीलिए वो आई को मार देता
जाता है और कुछ टाइम बाद आई का जो वो बेटा था, वही डॉक्टर, वो आई की मौत की वजह अपने बायोलॉजिकल फादर को मानता था, जिसे उसने कभी भी नहीं देखा है। बट उसे पता है वो आई के साथ ही पॉप इंडस्ट्री में काम करता है ताकि वो पता लगा पाए आखिर उसने आई को क्यों मरवाया। और ऐसे हम इस एनिमे में पॉप इंडस्ट्री के डार्क चीजों को देखते हैं जिसे शायद ही कोई इमेजिन भी कर सकता है। बट जो ये अगला एनिमे है वो काफी फेमस है अपने क्यूट कैरेक्टर्स के लिए। स्कूल लाइव फर्स्ट टाइम देखने पर एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे लगता है, जिसकी स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल गर्ल यूकी दिखाई जाती है जो नॉर्मली अपने स्कूल आई थी। बट इसी के बाद पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है। जिस क्लासरूम में यूकी सबसे बात कर रही थी वहाँ दरअसल कोई भी नहीं था एंड उस क्लासरूम की चेयर्स और विंडोज भी टूटी हुई थी और बाहर स्कूल ग्राउंड में कई सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। एंड ये सब देखकर ऑडियंस इसे काफी ज्यादा पसंद करती है। कैसे एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे एकदम से साइकोलॉजिकल हॉरर बन गया, जहाँ लोगों को यूकी का कैरेक्टर काफी ज्यादा हिट कर रहा था। कैसे वो ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स को रियलिटी नहीं मानकर यूकी अपनी मरी हुई टीचर को इमेजिन कर अभी भी बात कर रही है। एंड यूकी की इसी हालत ने व्यूवर्स को पूरे टाइम हुक करके रखा। इवन तो ज्यादातर लोगों को आज भी इसकी एंडिंग बेकार लगती है, बट तुम्हें फिर भी इसे हर कोई रिकमेंड करते हुए दिख जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इस एनिमे में है। वेलकम टू द एनएचके का फर्स्ट एपिसोड 9 जुलाई 2006 में रिलीज हुआ था, जिसमें हम सातो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एनिमे की स्टार्टिंग में किसी टिपिकल मैन कैरेक्टर की तरह था। और फिर आता है इसमें हिकिकोमोरी वाला टर्न। हिकिकोमोरी एक ऐसा वर्ड है जो जापान में उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनके पास जॉब नहीं है, उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है और वो घर में अपने पेरेंट्स के पैसों पर जीते हैं। तो वो एक हिकिकोमोरी है जो कि इस एनिमे में सातो भी होता है, क्योंकि उसका ना ही कोई दोस्त था एंड वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट था जिसका पूरा दिन बस एनिमेज और गेम्स में चला जाता और आगे वो इन सब में इतना डूब जाता है उससे सोशल एंजाइटी होने लगती है। वो नए लोगों से मिलने में डरता था और अपनी इस हालत का जिम्मेदार वो गवर्नमेंट को मानता था और ये कंस्पिरेसी उसके दिमाग में ऐसे बैठ जाती है। वो जब भी कुछ गलत काम करता ये जानते हुए कि ये बुरा है। जैसे वो स्टोरी में आगे जब एनिमे से एडिक्ट हो जाता है तब वो खुद को ये समझाने लगता है गवर्नमेंट उसे ये जानबूझकर दिखा रही है। आई नो शायद ही कोई रियल लाइफ में ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में होगा, बट फिर भी लोगों ने इसे अपनी लाइफ से काफी ज्यादा रिलेट किया और जो स्टार्टिंग में इसे लाइटली ले रहे थे उन्हें भी ये एनिमे अनकंफर्टेबल फील करवा देता है। और साथ ही तुम्हें सातो का कैरेक्टर कई सारे लाइफ लेसन्स देता है। चाहे तुम कितनी भी बार फेल हो जाओ किसी चीज में, बट तुम उसे कभी भी छोड़ना नहीं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कब तुम्हारा फेलियर सक्सेस में बदल जाए। और तुम अपनी हालत का ब्लेम कभी भी सोसाइटी और किसी पर भी मत डालना, क्योंकि इन सभी का काम ही है बस दूसरों की लाइफ पर कहने का। लेकिन तुम अभी भी ये सोचते हो तुम्हारी जिंदगी किसी और की वजह से बर्बाद है, तो तुम बिल्कुल सही हो। वो और कोई नहीं, तुम खुद हो।